अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर आप लोगों को इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की जो रॉकेट फोर्स कमांड है वो हमारे फतह सीरीज़ के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके ऊपर काफ़ी तेज़ी से और अग्रेसिवली काम कर रही है, जहां पर फतह 1 से लेकर अब इस टाइम के ऊपर जो वेपन सिस्टम्स हैं फतह 5 तक आने वाले हैं। और ये सब कुछ यहाँ पर पिछले एक साल के अंदर अचीव किया गया है। ऑब्वियसली इसके ऊपर डेवलपमेंट का जो फेज़ है वो काफ़ी पहले से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन पिछले एक साल में इन सारे वेपन सिस्टम को काफ़ी तेज़ी से पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ने ऑपरेशनलाइज किया है। तो ये तो एक यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट इस पूरी सिचुएशन का एग्जिस्ट करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक रॉकेट फोर्स का जो कोर कॉन्सेप्ट है, उसके जो कोर ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद के लिए उस फोर्स को बनाया जाता है, एक तो उसमें फायर पावर का एस्पेक्ट है, यानी कि आपने अपने दुश्मन को मैक्सिमम डैमेज इन्फ्लिक्ट करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक रॉकेट फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उसके पास लॉन्ग रेंज के लंबी दूरी तक मार करने वाले जो मिसाइल सिस्टम है वो होना काफी ज्यादा जरूरी है। और आपको पता है कि अगर आपको लॉन्ग रेंज के वेपन सिस्टम चाहिए तो सिंपली आपको नए वेपन सिस्टम को बनाना पड़ता है, नए वेपन सिस्टम को अपनी सर्विस में इंडक्ट करना पड़ता है, जो कि ग्रेजुअली रेंज इंक्रीज करते हैं। जिस तरह से मिसाल ले लें आप फतह 1 से फतह 2 की, तो फतह 1 की जो रेंज है वो 140 से 150 किलोमीटर की है, एंड देन उसके बाद जो फतह 2 की रेंज है वो 400 किलोमीटर की है। बाकी फिर फतह 4 में यही रेंज जो है वो 750 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। मतलब कि यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि अगर आपको लंबी दूरी के मिसाइल सिस्टम चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पर नए वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, एंड देन उनको अपनी सर्विस में शामिल करना पड़ेगा। तो एक तरफ तो यहाँ पर इस चीज के एडवांटेजेस हैं, इसके फायदे हैं कि आप नए वेपन सिस्टम लाते हैं, आपके पास नई कैपेबिलिटी डेवलप होती है। लेकिन इसी एक पॉइंट का यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है, नुकसान भी है, कि आप अपनी सर्विस में ज्यादा जब वेपन सिस्टम्स को इंडक्ट करने लग पड़ते हैं तो उनको इस्तेमाल करना आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और साथ ही साथ उनको मेंटेन करना, ऑपरेट करना, डिप्लॉय करना, किस किस रोल में किस किस वेपन सिस्टम को यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो जितने ज्यादा वेपन सिस्टम आपके पास आएंगे उतनी ही चीजें कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी और आपके लिए ऑपरेशनली उनको मैनेज करना मुश्किल होता रहेगा। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो मिलिट्रीज हैं और डिफेंस सेक्टर है उसमें जो स्टैंडर्डाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा अहमियत दी जाती है। और स्टैंडर्डाइजेशन को आसान अल्फाज में समझाने का एक तरीकाकार है कि आप यहाँ पर एक ही टाइम में ऐसे वेपन सिस्टम बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ रोल के अंदर और मुख्तलिफ तरीकों से यूज किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका की बात करें तो उनके पास अपने मल्टीपल 4.5 और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से F-16, F-18, उसके बाद F-15, 5th जनरेशन कैटेगरी में यहाँ पर F-22 रैप्टर, F-35। तो ये सारे यहाँ पर बिल्कुल ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट इक्विपमेंट इनके अंदर लगा हुआ है। लेकिन एक चीज जो इनके अंदर कॉमन है वो ये है कि ये सारे ही प्लेटफॉर्म्स एक ही एयर टू एयर मिसाइल को यूज करते हैं, जो कि अमेरिका ने इस टाइम के ऊपर स्टैंडर्ड की हुई है AIM-120 AMRAAM और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स। उन्होंने यहाँ पर ये नहीं किया कि हर एयरक्राफ्ट के लिए अलग से एक एयर टू एयर मिसाइल बनाई, सिंपली सिर्फ एक एयर टू एयर मिसाइल के ऊपर इन्वेस्ट किया, काम किया, एंड देन उसी को डिफरेंट अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके साथ इंटीग्रेट किया। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल थी कि किस तरह से मिलिट्री के अंदर जो स्टैंडर्डाइजेशन की अप्रोच है उसको फॉलो किया जाता है, ताकि आपको और मुश्किलात ना फेस करनी पड़े, आपके जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। किसी हद तक यही सेम फार्मूला जो है वो पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के ऊपर अप्लाई होता है कि हमें एक तो अपनी रेंज को भी इंक्रीज करना है और साथ ही साथ उसके लिए हमें इतने नए वेपन सिस्टम्स को भी ऐड नहीं करना है, यानी कि कम्प्लेक्सिटी को कम रखना है, ताकि जितने भी हमारे पास वेपन सिस्टम हो एक तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो और देन कम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर कम हो। और ये आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, तो इस चीज को अचीव करने का जो एक बेसिक तरीका है वो अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम्स को और अपग्रेड करना है, जिनको आपने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। जिस तरह से मिसाल के तौर पर फतह 2 वेपन सिस्टम जो है वो एक यूनिक वेपन सिस्टम है, यूनिक मिसाइल है जिसको पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया है। और मोर इंपॉर्टेंटली यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। पिछले जो कुछ ट्रेनिंग टेस्ट कंडक्ट किए गए थे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, तो उसमें इसने नियर परफेक्ट जो अपनी एक्यूरेसी है उसको अचीव किया है। लेस देन 5 मीटर CEP की जो एक्यूरेसी है उसको इन टेस्ट के अंदर अचीव किया गया है। 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि पाकिस्तान आर्मी फतह 2 की रेंज को और ज्यादा इंक्रीज करने जा रही है, और ये रेंज जो है वो एग्जिस्टिंग 400 किलोमीटर से इंक्रीज करके 800 से 1000 किलोमीटर तक की जा सकती है। ये गेट्स की तरफ से रिलीज की गई कुछ पिक्चर्स हैं जो कि उनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। इनमें जो कुछ देखा जा सकता है, एक स्टैंडर्ड फतह 2 मिसाइल है, लेकिन इसी मिसाइल की बैक साइड के ऊपर एक एडिशनल जो बूस्टर स्टेज है उसको अटैच किया गया है। इससे यहाँ पर क्या होता है कि एडिशनल बूस्टर फेज अटैच करके आप किसी भी मिसाइल की जो एग्जिस्टिंग रेंज है उसको काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि फतह 2 वेपन सिस्टम के साथ इस बूस्टर स्टेज को अटैच किया गया है, यानी कि फतह 2 की जो एग्जिस्टिंग रेंज है 400 किलोमीटर वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज होके क्लोज टू 800 या फिर 1000 किलोमीटर तक
तक जा सकती है, जो कि अदरवाइज ये रेंज अचीव करने के लिए जहां पर आपको एक नया वेपन सिस्टम डेवलप करना पड़ना था, वहीं पर आपने एक एग्जिस्टिंग डेवलप्ड मिसाइल उठाया, वेपन सिस्टम उठाया फतह 2, उसके अंदर सिर्फ एक चेंज किया, आपने एडिशनल जो बूस्टर फेज है उसको लगा दिया, एंड अब ये जो पर्टिकुलर वेपन सिस्टम है वो आपको दुगनी से भी ज्यादा जो रेंज है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो अगेन वही बात कि ना सिर्फ यहाँ पर आपने अपना बहुत सारा पैसा और टाइम सेव किया, बल्कि आपने अपना जो एक एग्जिस्टिंग वेपन सिस्टम है उसको भी अपग्रेड कर दिया, उसकी जो रेंज है उसमें इंक्रीज कर दिया बगैर एडिशनल कॉस्ट वेस्ट किए हुए, और अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको कॉम्प्लिकेट किए हुए। क्योंकि जहां पर रॉकेट फोर्स में आपको रेंज और फायर पावर चाहिए, तो वहीं पर रॉकेट फोर्स के अंदर आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी चाहिए, यानी कि आपको जो दिया गया बजट है आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें, और ये सब कुछ आप ऐसे स्मार्ट वेपन सिस्टम से ही अचीव कर सकते हैं। तो इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज काफी ज्यादा एक जीनियस अप्रोच है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो डिफेंस कंपनीज हैं उनकी तरफ से, कि हम लिमिटेड बजट के होते हुए भी ऐसे जो स्मार्ट प्लान्स हैं उनके थ्रू अपनी जो कैपेबिलिटी और वेपन सिस्टम्स की जो रेंज है उसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस पिक्चर से हमें जो कुछ आइडिया हो रहा है फ्यूचर के लिए, हो सकता है इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो फतह 2 का जो एक ER वर्जन है, एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, उसको जल्द ही इंट्रोड्यूस करवाएगी, और बाकी सिस्टम्स के साथ जिस तरह से फतह 3, फतह 4 और फतह 5, इनके साथ ये जो अपग्रेडेड फतह 2 वेपन सिस्टम है ये भी आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की जो सर्विस है उसको ज्वाइन करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।